हेलो। यूपीएससी ज्ञानदायिनी की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। मैं आपको आज हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में बात करेंगे, जिससे मौर्य काल के स्रोतों की जानकारियां, बहुत सारे स्रोत उन पुस्तकों से पाए गए हैं, बहुत सारी जानकारियां उन पुस्तकों में लिखी गई हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने उन पुस्तकों को लिखा है और जो आरओ की पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है ना, ये मेनली हिस्ट्री की सारी क्लासें आपकी आरओ की पर्पस एग्जाम के पर्पस से बनाई जा रही हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट हिस्ट्री की बनी है, जिसमें आप लोगों को स्टार्टिंग से मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री की सारी क्लासें मिलेंगी, सारी क्लासें आपको मिलेंगी। और अभी यहाँ पर मौर्योत्तर काल खत्म हो चुका है, वहां की जो पुस्तकें हैं मेन जिससे मौर्योत्तर काल की स्रोतों के बारे में जानकारियां प्राप्त हुई, आज बस उन्हीं मेन पुस्तकों के बारे में बात करेंगे हम लोग। और तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को। और बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी हिस्ट्री क्लास अच्छे से देखिए और उनको क्लासों को देखकर आप PYQ सॉल्व कीजिए। 100% श्योरली मैं कह रही हूँ कि उस क्लास से, हर एक क्लास से जो भी टॉपिक आप देखेंगे, उस टॉपिक से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन PYQ में नहीं मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज को देखते हुए ये क्लास आपकी चलाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण वो पुस्तकों के बारे में जानेंगे जिनसे मौर्योत्तर काल के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है ना। चलिए, पहली पुस्तक के बारे में बात करें हम लोग तो पहली पुस्तक के बारे में हम लोग बात करें तो पहली पुस्तक है हम लोगों की मौर्योत्तर काल के स्रोत में मिलिंद पन्हो, है ना। मिलिंद पन्हो ये एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा था, जिसको नागसेन ने लिखा था, है ना। किसने लिखा था? नागसेन ने लिखा था। और किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो हमें यूनानी शासक, जो यूक्रिटाइड्स वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था, उसके बारे में हमें जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं तो वो हमको मिलिंद पन्हो से मिलते हैं। इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि नागसेन और मिनांडर की बातचीत हुई थी, तो उस बातचीत का वर्णन इस पुस्तक के अंदर किया गया है। और उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था तो उसका भी वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ठीक है, तो चलिए, ये मिलिंद पन्हो, इसकी रचना किसने की थी, इस पुस्तक को किसने लिखा था तो ये नागसेन ने लिखा था। और किसके बारे में इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है तो इस पुस्तक में हमें मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है, जो किस वंश का शासक था, जो यूक्रेटाइड्स वंश का शासक था, यूनान के आक्रमणकारी। इस वंश का जो यूक्रेटाइड्स वंश कहाँ से पड़ा, इस वंश का नाम यूक्रेटाइड्स ने सबसे पहले यूनानी शासकों में सबसे पहले इंडिया पे आक्रमण किया था और उसी के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया यूक्रेटाइड्स वंश। और इसी यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर हुआ, जिसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है तो वो मिलिंद पन्हो से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम अगली पुस्तक की बात करेंगे। ये मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं, मौर्योत्तर काल के स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगली पुस्तक जो है अगली पुस्तक है महाभाष्य। इस पुस्तक के राइटर को कौन ही नहीं जानता होगा, है ना, कौन ही नहीं जानता होगा, सभी जानते हैं इस पुस्तक के लेखक को। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि है इस पुस्तक के लेखक। और पतंजलि को किस उद्देश्य से जाना जाता है? इन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसका? योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। यहाँ पे किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है तो यहाँ पे हमको शुंग वंश के बारे में, कहा यहाँ पे हमको
शुंग वंश, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, शुंग वंश के संस्थापक का क्या नाम है? शुंग वंश के संस्थापक का क्या नाम है? हमने इस क्लास को लिया है पहले भी, तो शुंग वंश हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी तो जरूर आप लोग बता पाएंगे। तो शुंग वंश के संस्थापक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य काल में जो मौर्यों का अंतिम शासक था, उनका कौन था? ये सेनापति था, है ना। मौर्यों का जो अंतिम शासक था उनका ये सेनापति था। ओके। और इसी में आगे बात करते हैं, हम लोग पाणिनि की, है ना। इसी में आगे हम लोग बात करते हैं पाणिनि। सॉरी, देखिए हम माइक लगाना ही भूल गए थे, तो आप लोगों को आवाज क्लियर ना आ रही होगी इसके पहले, लेकिन अब आप लोगों को आवाज क्लियर आएगी। माइक लगाना ही हम भूल गए थे, है ना। तो पाणिनि ने क्या लिखा था? पाणिनि ने, आगे बात करते हैं, पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी का टीका। अष्टाध्यायी का टीका, ठीक है। इसको किसने लिखा था? इसको पाणिनि ने लिखा था ना। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी का टीका। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। पतंजलि कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक थे। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी का टीका लिखा, ठीक है। पतंजलि शुंग वंश से संबंधित है। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के काल में जो है अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं अपने शासनकाल में। तो उनको संपन्न कराने का काम किसने किया था? पतंजलि ने। वहां पर पुरोहित का दर्जा किसको दिया गया था? पतंजलि को, ठीक है। तो पतंजलि ने जो पुष्यमित्र शुंग के काल में यज्ञ हुए हैं उनको इसने क्या किया है? उनको संपन्न कराया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम। इसको कौन ही नहीं जानता होगा? मालविकाग्निमित्रम, इसको कौन ही नहीं जानता होगा। और ये भी कौन नहीं जानता होगा कि इसकी रचना किसने की है ना। इसको किसने लिखा? अच्छा बताइए, ये इसकी रचना किसने की होगी? इसकी रचना जो है कालिदास जी ने की है। किसने? कालिदास जी ने की है। ओके, कालिदास जी ने की है। इसकी रचना कालिदास जी ने की है। और अच्छा ये बताइए, ये कालिदास जी का जो ये लिखा हुआ मालविकाग्निमित्रम, ये क्या है? ये क्या है आप लोग जानते हैं? ये रचना है कि काव्य है कि नाटक है? ये एक नाटक था। क्या था? एक नाटक। ये भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए, ये छोटी छोटी बातें ना जब पेपर में आती हैं तो बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। और यहाँ ये क्या है कालिदास जी का? तो ना तो ये काव्य है ना, ये ना काव्य है, ये सिर्फ एक नाटक है। इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? इसमें भी शुंग वंश की ही जानकारी मिलती है। इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? इसमें भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और किस बारे में मिलती है जानकारी? तो शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग था, उसका जो उत्तराधिकारी था अग्निमित्र, उसने जो है यवनों को कहा था कि पराजित किया था। इसमें ये डिटेल दिया गया है, इसमें ये वर्णन किया गया है। किसके बारे में दिया गया है? अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अगला जो स्रोत है वो है थेरावली। थेरावली के बारे में बात करें हम लोग। थेरावली, इसको बहुत कम लोग सुने हैं थेरावली, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, है ना। थेरावली की रचना किसने की है? थेरावली की रचना किसने की है? इसकी जो रचना है वो 14वीं शताब्दी में एक जैन लेखक थे, मेरुतुंग, है ना। कौन? जैन लेखक।
मेरु मेरुतुंग, मेरुतुंग ने रचना की है थेरावली की। कब की है? तो 14वीं शताब्दी में। कब की है? 14वीं शताब्दी में की है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में की है। ठीक है, मेरुतुंग कौन थे? ये जैन धर्म से संबंधित थे। कौन थे? ये जैन धर्म के लेखक थे, जैन धर्म से संबंधित है मेरुतुंग। इन्होंने क्या लिखा है? थेरावली, थेरावली नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? जिसमें पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है। इसमें भी किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। कहां से? थेरावली से। थेरावली के लेखक कौन है? मेरुतुंग। मेरुतुंग किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। कब लिखी गई थी? 14वीं शताब्दी में। बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी जानकारियां यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, अगला जो स्रोत है वो है अयोध्या का अभिलेख, है ना। अयोध्या का अभिलेख आप लोग सुने होंगे। अयोध्या का, ये भी शुंग वंश से ही आपका रिलेटेड है। ये भी शुंग वंश से ही आपका रिलेटेड है। क्या? अयोध्या का अभिलेख, अयोध्या का अभिलेख ये किस वंश से रिलेटेड है? इसमें भी किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमको? तो इसमें भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और क्यों ही ना मिले? क्योंकि जब पुष्यमित्र शुंग शासक बना था, जब पुष्यमित्र शुंग शासक बना था, जब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी, तो उस टाइम पे जो है इसका एक राज्यपाल था। इसका एक राज्यपाल था, है ना। इसका एक राज्यपाल था। उस राज्यपाल का क्या नाम है? उस राज्यपाल का नाम है धनदेव, है ना। धनदेव, ठीक है। धनदेव, धनदेव कौन था? धनदेव किसका राज्यपाल था? पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था। उसने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल ने जो है अयोध्या के अभिलेख को स्थापित करवाया था। ठीक है, अयोध्या के अभिलेख को स्थापित करवाया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या के अभिलेख को स्थापित करवाया था। और इसमें क्या जानकारियां मिलती हैं? तो इसमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें ये वर्णित है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये जानकारी किसमें मिलती है आपको? ये भी जानकारी आपको अयोध्या के अभिलेख में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बेसनगर के अभिलेख की। बेसनगर, है ना। बेसनगर के लेख की बात करें तो बेसनगर का लेख आप लोग जानते हैं भागभद्र को। ये भी शुंग वंश का ही एक बहुत ही क्या आप मीडियम ही मान लीजिए एक शासक था, शुंग वंश का ही, है ना। तो ना तो बहुत ज्यादा प्रतापी था, ना ही बहुत ज्यादा महान इसने कार्य किए थे, और ना ही बहुत ही ज्यादा कम इसने कार्य किए थे। तो ये बीच वाला शासक है ना। तो अगर हम इसमें बात करें कि बेसनगर का अभिलेख किसने स्थापित करवाया था, आप लोग बताएंगे बेसनगर का अभिलेख किसने स्थापित करवाया था? तो एक यूक्रेटाइट्स वंश आपने नाम सुना है ना। फिर आपने एक डेमेट्रियस वंश सुना है ना। डेमेट्रियस वंश, यूक्रेटाइट्स वंश, और आप एक जगह याद रखिएगा, हमने भी पीछे मिनांडर के बारे में बात की है ना। तो वो मिनांडर यूक्रेटाइट्स वंश का शासक नहीं था, बल्कि मिनांडर वंश का शासक था। वो यूक्रेटाइट्स वंश का शासक बल्कि यूक्रेटाइट्स वंश का शासक था। और किस वंश का? 1 मिनट रुकिए, हम क्लियर कर लेते हैं। गलत जानकारी आप लोगों के पास नहीं जानी चाहिए बस। हाँ, तो हमने आपको मिनांडर के बारे में बताया है कि मिनांडर किस वंश का शासक था। मिनांडर जो है किस वंश का शासक था? तो ये मिनांडर डेमेट्रियस वंश का शासक था। डेमेट्रियस वंश का शासक था।
ठीक है, ना कि यूक्रेटाइड्स वंश का शासक था। मिनांडर जो है डेमेट्रियस वंश का शासक था, ना कि यूक्रेटाइड्स वंश का शासक था। यूक्रेटाइड्स वंश का शासक एंटियालकिर्स था। यूक्रेटाइड्स वंश का शासक कौन था? यूक्रेटाइड्स वंश का संस्थापक यूक्रेटाइड्स ही था और इसका शासक कौन था? एंटियालकिर्स था। इसने क्या किया था? इसने शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में अपने एक राजदूत भेजा था। उस राजदूत का क्या नाम है? हेलियोडोरस नाम है। क्या नाम है उस राजदूत का? उस राजदूत का क्या नाम है? हेलियोडोरस नाम है ना। यूक्रेटाइड्स वंश का जो शासक था एंटियालकिर्स, उसने शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में, विदिशा के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था, जो कि यूक्रेटाइड्स वंश से संबंधित है और जो कि बेसनगर का लेख इसने स्थापित करवाया था, लिखवाया था, है ना। और इसने गरुड़ स्तंभ है ना स्थापित करवाया था। इससे यह प्रतीत होता है कि इसने वैष्णव धर्म, भागवत धर्म को मान्यता दी थी, भागवत धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, इससे यह प्रतीत होता है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था। किससे प्रतीत होता है? किससे? गरुड़ स्तंभ जब स्थापित करवाया था। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ये जरूर ये पॉइंट सुधार लीजिएगा कि हमने जो आपको मिलिंद पन्हो जो पहली पुस्तक हमने अभी इसी क्लास में बताई है, तो उस वंश का शासक के बारे में हमने ये बताया है कि वो यूक्रेटाइड्स वंश का था। वो यूक्रेटाइड्स वंश का डिमेट्रियस शासक नहीं था, बल्कि किस वंश का था? डेमेट्रियस वंश का। मिनांडर किस वंश का शासक था? डेमेट्रियस वंश का शासक था। ठीक है, यूक्रेटाइड्स वंश का शासक एंटियालकिर्स था। ठीक है, एंटियालकिर्स था। चलिए, आपका ये कंफ्यूजन भी मुझे लगता है, आई होप कि दूर ही हो गया होगा। ठीक, ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है प्लिनी। कौन है इसके लेखक? प्लिनी। इस बारे में इस जो ये ग्रंथ है, इसके अंदर कौन सी जानकारियां दी गई हैं? तो इसके अंदर समुद्री व्यापार के बारे में, समुद्री यात्राओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, तो नेचुरल हिस्टोरिया इसको किसने लिखा था? तो इसको प्लिनी ने लिखा था। इसको प्लिनी ने लिखा था। और कब लिखा था? इसको जो है इसको जो है प्लिनी ने लिखा है। और वो भी कब लिखा है? तो 77 ईस्वी में लिखा है। किस भाषा में लिखी गई है? ये लैटिन भाषा में लिखी गई। किस भाषा में ये लिखी गई है? तो ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। और इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है कि इसमें समुद्री यात्राओं के बारे में, समुद्री व्यापार के बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? तो वो नेचुरल हिस्टोरिका से मिलती है। ठीक है, अगली बात करें तो ज्योग्राफी। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं टॉलमी, है ना, टॉलमी। ज्योग्राफी के राइटर कौन है? ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है टॉलमी। ठीक है, टॉलमी। इनके बारे में, इसके अंदर भी किस चीज की जानकारी दी गई है हमको? तो इसके अंदर भी हमको समुद्री यात्रा, यानी कि स्पेशली भूमध्य सागर से जो व्यापार होता था, खासकर उसी के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो हमको मिलती है ज्योग्राफी से। ये कब लिखी गई थी? तो ये 150
ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, 150 ईस्वी में क्या लिखी गई थी? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? टॉलमी के द्वारा। इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है? तो इसके अंदर हमको भूमध्य सागर में जो व्यापार किया जाता था तो उसी के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो वो मिलेगी हमको टॉलमी से। आगे की बात करें, नागनिका का नाना घाट अभिलेख। नागनिका का नाना घाट अभिलेख। नागनिका का नाना घाट अभिलेख, इसको किसने लिखा था? नागनिका का नाना घाट अभिलेख किसने लिखा था? तो इसको सातकर्णी जो प्रथम थे, है ना, सातकर्णी प्रथम, उनकी पत्नी नागनिका ने इसको लिखा था, है ना। नागनिका को ये समर्पित है। ये सातकर्णी प्रथम किस वंश के हैं? तो ये जो अभिलेख है तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश के बारे में हमको जानकारियां कहाँ से मिलती हैं? तो इसकी जानकारी हमको नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती हैं। और क्या जानकारियां मिलती हैं इसमें? नागनिका का नाना घाट अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख था जिसमें हमको बौद्धों और हिंदुओं को भूदान का पहला साक्ष्य हमको कहां से मिलता है? नागनिका के नाना घाट अभिलेख से। ठीक है, नागनिका के नाना घाट अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि इन्होंने हिंदुओं और बौद्धों को भूमिदान करने का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो हमको नाना घाट अभिलेख से मिलता है। ये नागनिका का नाना घाट अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ये सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, नागनिका का नाना घाट अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है। और ये नागनिका किसकी पत्नी थी? सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। सातवाहन वंश के सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, सातवाहन वंश का ये संस्थापक कौन था? सिमुक था। ठीक, ओके, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो सिमुक था। अगला जो अभिलेख है और लास्ट अभिलेख आप समझ लीजिए वह है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख किस वंश से संबंधित है? जूनागढ़ का अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो आपका रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन, है ना, रुद्रदामन। ये किस वंश का शासक था? ये कलिंग के चेद वंश, शक वंश में जो है, शक वंश 4 भागों में विभाजित हुआ था। एक तो अफगानिस्तान में था और 4 अपने इंडिया में आए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उज्जैन का वंश। उज्जैन का जो उज्जैन का जो वंश है, शक वंश, है ना, उज्जैन का जो शक वंश है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां का शासक कौन था? रुद्रदामन था, जिससे हम जूनागढ़ अभिलेख की जानकारियां मिलती हैं इसके शासन के बारे में। इसके रुद्रदामन, जूनागढ़ के अभिलेख से हमें रुद्रदामन के शासनकाल के बारे में जानकारियां हमको प्राप्त होती है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये सांस्कृतिक भाषा में लिखा गया है ना। इसकी शैली कौन सी है? चिंपू शैली किसको कहते हैं? जहां पे गद्य और पद्य दोनों एक साथ लिखे जाएं तो उसको चिंपू शैली कहा जाता है। ठीक है, दोनों एक साथ लिखे जाए उसको चिंपू शैली बोला जाता है। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसके शासनकाल का स्रोत मिलता है? रुद्रदामन का। और ये ना सिर्फ रुद्रदामन के काल का स्रोत इस अभिलेख में मिलता है, बल्कि इसमें मौर्य वंश के कई शासकों का अभिलेख मिलता है और गुप्त वंश के भी शासकों का। मौर्य वंश के किस शासक का अभिलेख मिलता है? तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर
अशोक। फिर गुप्त वंश में आ जाते हैं, गुप्त वंश में स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और इन तीनों का जो संबंध है ये एक साथ एक ही अभिलेख में कैसे आया, और रुद्रदामन का भी इसी में अभिलेख में जिक्र क्यों हुआ, क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसने क्या किया था, सौराष्ट्र प्रांत में जब उसका शासन काल था तो सौराष्ट्र प्रांत में इसने एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का क्या नाम था, उस झील का नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन, सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक है। और फिर ये जो बारी बारी से शासक आए, पहले अशोक के समय में इस झील का पुनर्निर्माण हुआ, फिर रुद्रदामन के समय में इसका पुनर्निर्माण हुआ, और लास्ट किसने करवाया था, तो लास्ट स्कंदगुप्त के समय में भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो इसलिए एक ही अभिलेख में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जूनागढ़ में किन किन शासकों का संबंध मिलता है, तो चंद्रगुप्त का मिलता है, अशोक का मिलता है और स्कंदगुप्त का मिलता है, ठीक है। और ये किसके शासनकाल का अभिलेख है, ये जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन यानी कि उज्जैन के शासक, उज्जैन मालवा के शासक रुद्रदामन के शासनकाल का अभिलेख कौन है, जूनागढ़ का अभिलेख है, ठीक है। तो चलिए, ये रुद्रदामन जो है ये शक वंश का शासक है, ठीक है, शक वंश का शासक है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। मौर्योत्तर काल के सारे अभिलेखों के बारे में, सारी पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से बात की है, और आगे हम लोग जब कल अगली क्लास होगी तो हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, और जो भी आप लोगों को इस क्लास से अच्छी फीलिंग आए या फिर जो भी कमी लेके आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं कल, ठीक है, ओके।